चलो, आज 4th मंथ टॉपिक स्टार्ट कर रहा है स्प्रिंग एओपी। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क आप लोगों ने देखा होगा। तो मुझे आप में से कोई बता सकता है स्प्रिंग बूट क्या है? व्हाट इज स्प्रिंग बूट? कोई भी। सर एक तरीके का क्रॉस चलता है फ्रेमवर्क है सर, जो हम्म, जिससे वो लोग प्रोग्राम जो बनाएंगे वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे चलेगा। जिससे प्रोग्राम किस पे चलेगा? क्रॉस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ऐप पे मतलब मोबाइल पे भी चल अच्छा, सकता है, कॉर्स। वेबसाइट में चल सकता है, डेस्कटॉप पे भी। ओके। और कोई? हम्म। सर जावा का कोई ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है हम्म। जिसमें अपन वेब एप्लीकेशंस एंड माइक्रो सर्विस इजीली क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। राहुल, तुम्हारा थॉट क्या है? सर स्प्रिंग बूट मतलब जिससे हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन चाहे हम जावा के लिए स्प्रिंग बूट की वजह से हम बना सकते हैं। चलो, ठीक है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट दो अलग यस, अलग। स्प्रिंग बूट। हाँ, स्प्रिंग बूट के बारे में आप लोग बताए हो, मुझे पता है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट बोथ आर सेम थिंग और डिफरेंट थिंग? बहुत आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट लाइक स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का बेस है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क? स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क और स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो एक ही चीज हुई ना सर। अभी तो बोले डिफरेंट है, फिर बोल रहे हो सेम है। अभी तुम ही नहीं, बोलो। स्प्रिंग स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट और फ्रेमवर्क ये तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और क्या सेम है तब? चलो कोई नहीं, इतना कंफ्यूज मत हो। यस। स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है तुम्हारा जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, जो आपकी वेब एप्लीकेशन हो, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो, किसी भी एप्लीकेशन को इजीली क्रिएट करने में हेल्प करता है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स को इनबिल्ट सारी चीजें रखता है। मतलब सारे डिजाइन पैटर्न को वो ऑलरेडी ऑप्ट किया हुआ है, और वो डेवलपर्स को इस तरह का एनवायरनमेंट देता है कि कम से कम गलतियां हो, और बहुत कम लाइन ऑफ कोड आप लिख के, जो एक्चुअल बिजनेस लाइन ऑफ कोड आपको लिखना है वो आप लिख के अपना एप्लीकेशन बना सको। वो एप्लीकेशन डेस्कटॉप बेस्ड भी हो सकता है और वेब बेस्ड भी हो सकता है। क्लियर? इसमें कहीं से माइक्रो यस सर। सर्विस सब नहीं आता है, ठीक है। माइक्रो सर्विस अलग चीज है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क यही है। कोई भी, देखो, आप जेएसपी, सर्वलेट और कोर जावा यूज करके भी कंप्लीटली एप्लीकेशन बना सकते हो, बट वहाँ क्या है, आपको अपना खुद का लॉजिक कंप्लीट लिखना होगा। वेब डॉट एक्सएमएल लिखनी होगी। स्प्रिंग एमवीसी पढ़े होगे तो उसमें डिस्पैचर सर्वलेट की पूरी मैपिंग लिखनी पड़ती है, एक्सएमएल लिखनी पड़ती है, एनोटेशन लिखना पड़ता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो फ्रेमवर्क ने ये आसान कर दिया, सॉरी, कि सारी की सारी जितनी आपकी बॉयलर प्लेट कोड होती है, बॉयलर प्लेट कोड मतलब रिडंडेंट कोड जो हम बार बार लिखते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग हर जगह करते हैं, कैच्ड एक्सेप्शन हमें मैंडेट कर देता है जावा
कि कैश एक्सेप्शन आप वॉलेट नहीं कर सकते। तो एन नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है और मोनोटोनस लाइन ऑफ कोड बार-बार लिखना पड़ता है, उसके लिए इसने लाइब्रेरी बना के दे दी और वेल डिज़ाइन पैटर्न को बोला कि फॉलो कीजिए। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ये ऐसा फ्रेमवर्क दिया जिससे किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन चाहे डेस्कटॉप हो, मोबाइल बेस्ड हो, वेब बेस्ड हो, हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो। इसने हर जावा की जितनी लाइब्रेरी होती है उसका सपोर्ट दिया। सबसे बड़ी ये एडवांटेज है। हर को प्लग एंड प्ले कर सकते हो। प्लस सेकेंड एडवांटेज स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ये हुआ कि ये बहुत लाइट वेट इसने किया। क्यों? क्योंकि इसने मॉड्यूलराइज कर दिया कंपोनेंट में। बोला स्प्रिंग आईओसी है, एमवीसी है, एओपी है, ओआरएम है, जेडीबीसी है, बैच है, सिक्योरिटी है, क्लाउड है, एन नंबर ऑफ स्प्रिंग की मॉड्यूल्स आई। और स्प्रिंग बोलता है कि भाई इतनी मॉड्यूल जो आई, तो आपको अपने एप्लीकेशन के लिए जो मॉड्यूल की जरूरत है उतना ही यूज करो। क्या जरूरत है सारे लाइब्रेरी को यूज करोगे? अननेसेसरी अपनी एप्लीकेशन को क्यों जार से हेवी करोगे? दुनिया भर की जार डाउनलोड होगी तो ये बेनिफिट हो गया। एक जगह कंप्लीट जार सब मिल जाती है। अदरवाइज मैवन बेस देखते हो ना, मैवन रिपोजिटरी यूआरएल से जाके सर्च करो, जार डाउनलोड करो, कॉम्पेटेबल जार सब ढूंढो, उसके बाद अगर कॉम्पेटेबिलिटी लिस्ट फाइनल होती है, पता चला हम अपनी एप्लीकेशन का फ्लो लिखने में दिमाग लगाएं या उसके इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में दिमाग लगाएं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फ्रेमवर्क ये चीज आसान करता है। ठीक है? वो आपको पूरा बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट बना के दे देता है, बोलता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाने का झंझट ये सब चीज आप टेंशन मत लो, हमें दे दो ओवरहेड, हम देंगे। आप अपने मेन लॉजिक के रिक्वेस्ट में क्या चाहिए, रिस्पॉन्स क्या करना है और कैसे उसको मैनेज भी करना है, कोई वैलिडेशन रिक्वेस्ट में कोई वैलिडेशन एरर परफॉर्म करना है, तो अब एक एक चीज बैठ के हम रिक्वेस्ट को इंस्पेक्ट करके उससे डेटा रीड करना, ये सब, और फिर वैलिडेट करके एरर मैसेज का पूरा हैंडलिंग फ्रेमवर्क अपना खुद का बनाए। उससे बेटर है इसने खुद का फ्रेमवर्क बना के दे दिया, बोला तुम 2 लाइन का कोड लिखो, हम सारी चीज हैंडल करेंगे ना। ठीक है? तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने किया। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब स्टार्टिंग में आई थी, शुरुआत में स्प्रिंग फ्रेमवर्क आई थी, स्प्रिंग बूट नहीं था। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जब आई थी तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक प्रॉब्लम आ रहा था डेवलपर। वो डेवलपर्स को प्रॉब्लम ये आता था कि स्प्रिंग की बहुत सारी मॉड्यूल्स है, स्प्रिंग आईओपी है, एओपी है, एमवीसी है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है। और जरूरी नहीं था कि हर मॉड्यूल का जार वर्जन जो है वो हमेशा रिलीज वो लोग करें, उसमें चेंज करें। कुछ को वो रिलीज करते थे, कुछ में अपडेट करते थे, कुछ में नहीं करते थे, तो अलग अलग वर्जन हो जाता था, जिसकी वजह से डेवलपर को कॉम्पेटिबिलिटी इशू आने लगे कि मतलब मुझे स्प्रिंग 2.0 आईओसी यूज करना है तो उसके साथ 2.1 या 2.1.2 कि एओपी यूज करूँ या क्या यूज करूँ, ये सब ध्यान रखना पड़ता था। या फिर उसका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल था कि मल्टीपल्स जब मॉड्यूल्स यूज करते थे तो उसका आपस में कंपैटिबिलिटी रखना बहुत ही टफ हो जाता। और बहुत सारे उसमें भी स्प्रिंग में मोनोटोनस वर्क थे, बॉयलर प्लेट कोड सब थे, जो स्प्रिंग चाहता था कि वो हटाना, जिसको डेवलपर को उसे लगा कि अब अननेसेसरी ये मोनोटोनस काम क्यों करे। जैसे मान लो वेब एप्लीकेशन स्प्रिंग एमवीसी से बना रहे हैं, तो अपने से टॉमकैट कॉन्फ़िगर करते थे इक्लिप्स में। तो ये भी तो एक ओवरहेड है। भाई आप डेवलपमेंट करो ना, टॉमकैट की चिंता क्यों करते हो? आपका फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड कर देगा। मेवन है वो खुद प्रोवाइड करेगा, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। आप अपना डेवलपमेंट में फोकस करो, वो सारी चीजें प्रोवाइड करने को तैयार है। तो इन सभी चीजों को और प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन, जैसे मान लो हम लोग बना लेते हैं, तुम लोग डेवलपमेंट कर लेते हो, इक्लिप्स में करते हो, अब वॉर को उठा के मैनुअली उठा के तो डाला नहीं जाता। हर बार इस तरह वॉर को उठा के डालें या फिर कुछ वॉर को चलाने के लिए फिर हम हो सकता है प्रोडक्शन पे फिर वहाँ टॉमकैट इंस्टॉल करें और उसका एनवायरनमेंट कई सारे सेटिंग करें, तो वो टाइम टेकन प्रोसेस होता है।
तो स्प्रिंग बूट ने ये प्रॉब्लम सब रिजॉल्व किया। वो बोला कि ये जो डिपेंडेंसीज की आपस में जो कॉम्पेटिबिलिटी इशू है, जो स्प्रिंग की अपनी खुद की जार्स की डिपेंडेंसी की आपस में कॉम्पेटिबिलिटी इशू है, यार ये डेवलपर को बहुत परेशान कर रही है। इसके लिए स्प्रिंग बूट में बूट का लॉन्च किया, मतलब एक जावा का फ्रेमवर्क जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को इजी कर दिया। तो स्प्रिंग बूट इसीलिए आई। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे जो डेवलपर थे उनकी लाइफ को इजी किया। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में तो पहले इजी किया था, उसने तो मैक्सिमम चीजें हटाई कि डिजाइन पैटर्न और बहुत सारे आप जो मोनोटोनस कोड लिखते थे हम आप सब, वो सारी चीजें हटा दिया फ्रेमवर्क में। वो मॉड्यूल वाइज हर में दिया भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने, और आज भी देता जा रहा है उसका वर्जन। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क को अपने आप में इजी नहीं था यूज करना। अगर कई मॉड्यूल्स की डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, उसमें बहुत सारे कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आने लगते थे डेवलपर्स को, तो उसको रिजॉल्व करने में समय लगता था। पता चला एक चीज सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम आई, तभी बूट इसने लाया कि भाई बूट इतना आसान कर दो। स्प्रिंग इनिशियलाइजर से जाओ प्रोजेक्ट, बताओ कौन सा स्प्रिंग बूट का वर्जन चाहिए, आप कौन कौन सी मॉड्यूल चाहिए, वेब चाहिए, एओपी चाहिए, ओआरएम चाहिए, वो सब सेलेक्ट करो, क्लाउड चाहिए, कॉन्फ़िग चाहिए, जो भी चाहिए वो सेलेक्ट करो। देखे होगे इनिशियलाइजर से बताया गया होगा। और आप वर्जन की चिंता मत करो, बस बूट का वर्जन बताओ। बाकी जितने मॉड्यूल्स में आपस में कंपेटिबिलिटी होंगे, प्री रिक्विजिट जो उनकी रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो सब बूट फ्रेमवर्क पहले से ला के रख देगा, एवरीथिंग। तो बूट और आसान किया, टॉमकैट भी ला के रख दिया, जेटी ला के रखना है, जेबॉस ला के रखना है, जो सर्वर ला के रखना है, पहले से आप बता दो, वो सब कुछ ला के रखेगा। तो वो और ज्यादा डेवलपमेंट, स्प्रिंग बेस्ड डेवलपमेंट को आसान किया। वो भी एक फ्रेमवर्क है, बूट भी जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, बट वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो प्रॉब्लम्स थी उन चीजों को सॉल्व करने के लिए बूट आया। क्लियर है? यस सर। ठीक है। लेकिन सर फ्रेम जैसे स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क है हम्म। वो नॉर्मल, अगर उसको अपन ये समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल फ्रेमवर्क था जब वो उस टाइम डिजाइन हुआ था, तो ये बहुत सारी चीजें अपने लिए इजी कर देता था। बट जब स्प्रिंग बूट आया तो उसने और ज्यादा इजी कर दिया। मीन्स जैसे जब भी प्रोग्रामर कोई भी प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर करेगा तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर ऑलरेडी करी हुई मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। तो अब आते हैं मॉड्यूल्स पे, आते हैं, रिटर्न बैक टू मेन टॉपिक। तो स्प्रिंग की कई मॉड्यूल्स आप देखे होंगे। देखो स्प्रिंग ने बहुत सारे मॉड्यूल दिए हैं, 50-60 बहुत मॉड्यूल। इतना मॉड्यूल तो हम लोग भी नहीं जानते। तो आप लोगों के लेवल पे ही 6-7 मॉड्यूल अगर जानते हो अच्छे से, वर्क हैंड्स ऑन है, उतना बहुत है। बाकी जब जैसा जरूरत होता है आदमी सीखता रहता है, सीखने की टाइम लिमिट कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इस इंडस्ट्री में हमेशा सीखना है। तो वन ऑफ द मॉड्यूल आपने, बेस जो उसका फ्रेमवर्क का स्प्रिंग का मॉड्यूल होता है वो आईओसी होता है। वो तो आपको मैंडेट है, यूज करना ही करना है। अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज करोगे मतलब बूट, तो आईओसी हमेशा मैंडेट हो जाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद आपकी मर्जी, वेब यूज कर लो जहाँ रेस्ट बेस्ड काम करना है, या वेब एम्बेसी यूज कर लो जहाँ डिस्पैचर सर्वलेट बेस्ड काम करना है। और कोई फ्रेमवर्क जेडीबीसी भी सीखा है ना स्प्रिंग का आप लोगों ने? और क्या हुआ है आपकी स्प्रिंग जेडीबीसी हुआ है? हाँ हाँ, जेडीबी तो हो गया ना सर। ठीक है। तो जेडीबीसी में खुद देखा होगा, जो बॉयलर प्लेट कोड सब हम लोग लिखते थे एसक्यूएल में, वो सब कैसे खत्म हुआ? हाँ सर, वो तो कितना खत्म हो गया। कितना इजी कर स्टैंडर्डाइजेशन दिया। एक। वो सीधे बोला कि भाई बार बार रिटर्न, बॉयलर प्लेट कोड क्या करते हैं, बार बार हम कनेक्शन बनाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, रिजल्ट सेट करेंगे। अरे वो सब काम रिपीटिव चीजें बार बार लिखने की जरूरत क्या, एक्सेप्शन आएगी, वो सब फ्रेमवर्क ने हैंडल कर लिया। बोला कि होगा, इंटरनल तो वही सब चीज होगा, ऐसा नहीं है कि जावा का वो सब चीज हट जाएगा। लेकिन जब
वो जार बनेगी और फ्रेमवर्क वो आपका जार बना के देगा, वो सारी चीजें जावा को दे देगा, आपको चिंता नहीं करना, वो जार हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हुआ। अब आते हैं, जैसे वो सब मॉड्यूल था, हर मॉड्यूल अपना कुछ ना कुछ एरिया को कवर करता है। ये नहीं कि सारे एक मॉड्यूल से सब चीज आप अचीव कर सकते हो। जैसे वेब एमबीसी से आप लोग वेब बेस्ड जितने एचटीटीपी सर्वलेट, रिक्वेस्ट रिस्पांस, ये सब काम वेब से बेस्ट बेस्ड वेब सर्विसेज बना सकते हो। जेडीबीसी से डेटाबेस कनेक्टिविटी उसने इजी कर दी। उसी तरह एक एओपी आया। अब एओपी क्या है? एओपी इसका एक बहुत बेहतरीन मॉड्यूल है, और ये क्या करता है, आपकी जो मेन लॉजिकल कोड बेस होती है, लॉजिक्स, हम देखो कोड में हम लोग लॉजिक्स लिखते हैं, और कुछ ऐसे भी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जो मेन बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन कराते हो, ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड को कंट्रोलर पे, लेट सपोज वेब की बात कर रहे हैं, कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट से निकाले, और आप डेटाबेस से वैलिडेट करने जाते हो, वैलिडेट भी करते हो, उसके बाद रिस्पॉन्स देते हो, इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप चाहोगे ना वो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यूआई पे तो अलग चीज है, वो यूजर को दिखेगा, लेकिन देखते हो कुछ प्रॉब्लम को हम लोग कंसोल पे देखते हैं, एक्लिप्स के कंसोल पे, ये देखे होगे, जब एप्लीकेशन चलता है कंसोल पे आता है, डेवलपर को आता है, वो डेवलपर स्पेसिफिक चीजें होती हैं, तो हम चाहते हैं यूजर नेम प्रिंट कराना, कुछ और लाइन ऑफ कोड प्रिंट कराना, ताकि हमें पता चल सके एक्चुअल फ्लो क्या चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, डाउ लेयर पे प्रॉब्लम है, सर्विस पे प्रॉब्लम है, कंट्रोलर पे प्रॉब्लम है, हम डेवलपर को कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल से एक टॉपिक है लॉगिंग, वो अभी आप लोग का नहीं ना हुआ है, वो शायद प्रोजेक्ट में, नहीं सर। हाँ प्रोजेक्ट में हाँ होगा, सर। आएगा, वो बहुत अच्छी टॉपिक है। तो लॉगिंग देखो आप लोग हर जगह देखियो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मान लो स्प्रिंग का एक एप्लीकेशन है, ये चलाता हूँ। लॉगिंग क्या होता है पहले वो मैं बताता हूँ एओपी से पहले, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जैसे मान लो ये चलाता हूँ, या टॉमकैट सर्वर भी चलाते हो, आप देखते होगे कुछ ये आता है इंफॉर्मेशन, देखते हो ना, इन्फो इन्फो, कुछ यस फॉर्मेट यस फिक्स सर। है, ये सब कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है ना, ये जी सर। एक्चुअल डेवलपर के लिए ही है, ये यूजर के लिए नहीं है। ये बता रहा है जैसे स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग भी तो जावा का कोड ही लिखा है, उसके अंदर से अपना आ रहा है कि भाई ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुई, ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ, इससे पता चलता है कि हाँ भाई स्मूथली सर्वर स्टार्ट हो गया, तो एक इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम लोग जो लाइन ऑफ कोड लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं लॉगिंग से रिलेटेड भी कोड लिखते होंगे, आप मानते हो? कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी कोड तो लिखते होंगे हर जगह, यस सर। कि मेरे इस यस मेथड सर। से गया, लेट सपोज अभी लॉगिंग आप सिस्टम डॉट आउट डॉट पेंटालन से करो, एसओपी लगा लगा के सब जगह करो, एटलीस्ट पता तो चलेगा कि हाँ भाई ये लाइन, ये मेथड फ्लो हुआ, ये कॉल हुई, फिर ये कॉल हुआ, फिर ये कॉल हुआ, कंसोल पे आएगा, तो आप बता सकते हो ना कि ये वैल्यू आई, ये चीज हाँ गया था, ऐसा फ्लो गया था। तो ये लॉगिंग का कोड देखते हो, लॉगिंग हुआ, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड होता है कुछ, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, जैसे जेडीबीसी में ट्रांजेक्शनल एट ट्रांजेक्शनल यूज किया है ना, कि क्या यूज किया है वो, जेडीबीसी में यूज करते थे ना, कमिट, रोलबैक, सेट ऑटो कमिट फॉल्स, ये सब यस यूज सर। करते थे। ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का कोड होता है। ये सब कोड एक्चुअल बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड नहीं है। बिजनेस लॉजिक मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट को निकालो, डेटा निकालो, डेटा सर्विस लेयर के मेथड में डेटा को भेजो, मतलब यूजर नेम पासवर्ड, वो डाओ को कॉल करेगा, और डाओ से डेटाबेस से क्वेरी करके लाओ, देखे कि अगर रिजल्ट मिला तो ठीक, मिसमैच हुआ तो यूजर को इन्फॉर्मेशन दे दो। ये है बिजनेस लॉजिक है। लेकिन इसके बीच में हम ट्रांजेक्शन को मैनेज भी करते हैं, इसके बीच में लॉगिंग भी करते हैं, इसके बीच में हो सकता है कुछ ऑडिट लॉग भी करते हैं, जैसे कौन सा यूजर, कौन कौन यूजर मेरे सिस्टम पे लॉग इन किया, किस टाइम पे किया, किस आईपी से किया, तो ये मेन बिजनेस लॉजिक का रिक्वायरमेंट तो है नहीं।
आपको लगता है बिजनेस लॉजिक का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अदर कंसर्न सब है। इस तरह के जितने भी बहुत सारे, हम कोई भी दुनिया का एप्लीकेशन बनाते हैं इस तरह का काम बहुत करते हैं, और उसको कहते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? तो क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या हो गया? जैसे ऑथेंटिकेशन का वर्क, लॉगिंग का वर्क, सिक्योरिटी वर्क, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ऑडिट लॉग, एन नंबर ऑफ थिंग्स हम कर रहे हैं जो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक नहीं है। मतलब ये क्लास ए है, इसमें कुछ बिजनेस लॉजिक लिखे, प्लस साथ में ये क्रॉस कटिंग कंसर्न का कोड भी लिखे। बी है, इसमें भी कुछ बिजनेस लॉजिक लिखे, कुछ क्रॉस कटिंग कंसर्न का कोड लिखे। सी है, इसमें भी कुछ बिजनेस लॉजिक लिखे, इसमें भी क्रॉस कटिंग कंसर्न लिखे। 1000 लाइन का पूरा फाइल है जिसमें से पता चला 700 लाइन बिजनेस लॉजिक है, 300 लाइन क्या है? क्रॉस कटिंग कंसर्न। ठीक। तो इससे हमारी चीजें थोड़ी हैम्पर होती हैं। क्या इससे इम्पैक्ट होता है? कल को मान लो आप एक सॉफ्टवेयर बना दिए, कल को आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है यार तुमने तो लॉगिंग का कोड ही नहीं लिखा, तो आप बोलोगे सर ठीक है हम लिखते हैं, आप यही बोलोगे। तो आपकी ये 3 फाइल तो बनी है, आप क्या करोगे? एक चौथा क्लास बनाओगे लॉगर का। लेट्स सपोज, कैसे बनाते हैं वो सब छोड़ दो, एक लॉगर का क्लास बना लिया, एक लॉग मैसेज करके मेथड बनाए। अब लेकिन इसको हर जगह कॉल करना है। अब इस क्लास में 10 मेथड है, तो हर जगह इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, कॉल करोगे, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, कॉल करोगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, कॉल करोगे। तो आपको क्या लगता है, अगर ऐसा कोड लिखते हैं जो ऊप्स कहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एज पर ऊप्स हमने लिख लिया, एक अलग पूरा क्रॉस कटिंग कंसर्न को लिखा, लेकिन इसको कॉलिंग के लिए तो यहाँ कोड लिखेंगे ना, यहाँ एग्जिस्टिंग कोड को छेड़ेंगे, यहाँ भी छेड़ेंगे, यहाँ भी छेड़ेंगे, मतलब चेंजेस करेंगे कुछ ना कुछ। तो इसका प्रॉब्लम कुछ लगता है कि ऐसे कोड हम लिखते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जो इसका पार्ट नहीं था, एक्चुअल बिजनेस लॉजिक का पार्ट नहीं है ये हमारा रिक्वायरमेंट था कि फ्लो चल रही है तो हमको चाहिए मैसेज कि किस किस कंट्रोल से गई, लेकिन हम चाहते थे वो इसको अप्लाई करना। उसके लिए हमें आज 3 क्लास देख रही है, 300 क्लास है, 300 क्लास में जाके लिखोगे? एक्सेप्ट करते? हम्म। हम्म। यस या नो? नहीं, एक ये लॉगर बना लिए और एक लॉग मैसेज बना लिए। अब इस मेथड को कॉल करना है। जब तक इसको कॉल नहीं करोगे तब तक कैसे? इसकी मेथड जब कॉल रन कर रही है इन सभी की, तो वो मेथड इसकी मेथड को कॉल नहीं करेगी तो कैसे लॉग मैसेज होगा? तो उसके लिए हर एक क्लास के हर एक मेथड में जाके इसको कॉल तो करोगे ना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के बिना कॉल, ये अपने आप तो कॉल नहीं हो जाएगा। ये अगर एक क्लास लिख दे तो क्या अपने आप कॉल हो जाता? नहीं ना होता। तो उसके लिए कॉलिंग के लिए सबको जाके, इसमें मान लो ये 300 क्लासेस है और हर क्लासेस में मान लो 5-5 मेथड भी है, 1500 मेथड में जाके चेंजेस करोगे? एक ही लाइन ऐड कर रहे हो मान लो, लेकिन 1500 मेथड में जाके लाइन ऐड करोगे ना? करोगे कि नहीं? अगर इसकी इतनी जरूरत है, ये कुछ प्रिंट कराएगा, बिना इसके काम नहीं होना है। तभी मेरा पूरा कुछ कंसोल में इस तरह की चीजें आएंगी, हर मेथड से कहाँ कहाँ जा रही है, अदरवाइज नहीं आ रही आएंगी। तो हमें इसको कॉल कराना होगा ना? तुम्हें लगता है कि नहीं? ठीक है। तो क्या लगता है ये सही तरीका है? तुम अगर मैनेजर होगे, तुम चाहोगे एक 1500, मान लो 1000 या 300 फाइलें हैं, बहुत स्मूथ चल रही है, लेकिन अब एक छोटा सा एक रिक्वायरमेंट आया जिसके कारण अब इसको छेड़ना, किसी डेवलपर को बोलोगे कि आप फिर इसको जाके चेंज करो, किसी टेस्टर को बोलोगे कि योगा पूरा फिर से सारे जितने सिनेरियो थे सब टेस्ट करो शुरुआत से लेकर अंत तक, करना ही होगा उसको बिफोर रिलीजिंग दैट कोड इनटू प्रोडक्शन। क्योंकि स्टेबल चीज अगर नहीं रहेगी तो सोच लो, इंडियन वेबसाइट जैसे कुछ है ना, कुछ वेबसाइट को देखे होगे चलते चलते एक्सेप्शन आ जाता है, और ये सब चीज जल्दी देखिए, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या गूगल में जल्दी नहीं आती है।
क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से टेस्ट, वंस इन अ ब्लू मून शायद किसी में आ जाए, मैं ये नहीं बोलता, कोई भगवान तो है नहीं परफेक्ट हो सकता, लेकिन रेयर ऑफ द रेयर, ठीक है, लेकिन स्मूथली चलती है ना। जीमेल के इतने यूजर है, कभी तुमको स्पीड की या डेटा इनकंसिस्टेंसी की या एक्सेप्शन, कुछ वो जो भी सॉफ्टवेयर में चल रहा हो एक्सेप्शन दिखता है या फेसबुक में, नहीं ना, तो उसमें चेंजेस तो आते रहते हैं। तो यानी टेस्टिंग साइकिल से बहुत अच्छे से गुजरता है। अगर कोई प्रोडक्ट 2 महीना डेवलपमेंट में लग रहा है तो उसको कम से कम 1 महीना टेस्टिंग साइकिल से गुजरना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट होगा, फिर बग आएंगे, फिर फिक्स होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर बग आएंगे, फिर टेस्ट होगा। ये साइकिल चलता है इंडस्ट्री में। ये टेस्टिंग जो है ना बहुत बड़ा खतरनाक चीज है, इसलिए कहा जाता है एग्जिस्टिंग रनिंग कोड जो बहुत स्मूथ चल रहा हो उसको कोई छेड़ना नहीं चाहता कभी भी, ठीक है, चाहे वो बहुत अच्छे से लिखा हो चाहे वो गंदे से लिखा हो, उसको छेड़ना मतलब, जिस पे मान लो लाखों यूजर उस कोड को यूज कर रहे हो, उस कोड को कैसे कोई छेड़ देगा। हाँ, नया नया कोई कोड बेस बना है जिसका भी यूजर नहीं है तो वहां चलो रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग को नहीं। तो ये जो क्रॉस कटिंग कंसर्न सब अप्लाई किए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है एक तो नया एप्लीकेशन भी बना रहे हो तब के लिए भी है, क्रॉस कटिंग कंसर्न का कोड हम क्यों चाहेंगे इसमें आए इन फाइलों में, हम कभी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे केस में वहां स्प्रिंग एओपी हेल्प करता है। प्रॉब्लम समझ में आई पहले आप लोग को, तब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि हमारे एक्चुअल एनवायरनमेंट में अभी तक जो सीखे उसका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यही है, क्रॉस कटिंग कंसर्न का कोड, एक तो अननेसेसरी हम ओवरहेड देते हैं अपने मेन क्लासेस जो लिखते हैं उसमें। दूसरा, कल को अगर पूरा एप्लीकेशन बना हुआ है, एक पूरा फ्लो बना हुआ है, एक मॉड्यूल बना हुआ है, अगर कोई नया क्रॉस कटिंग कंसर्न अप्लाई करना है तो फिर से हम एग्जिस्टिंग रनिंग कोड, टेस्टेड कोड को छेड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करता है स्प्रिंग एओपी, आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या बोलता है कि भाई इस वे में वर्क करता है, बोलता है स्प्रिंग कि मुझे इस फॉर्मेट में बना बता दो कंप्लीटली कि कौन कौन सी एस्पेक्ट तुम क्रॉस कटिंग कंसर्न बनाना चाहते हो, लॉगिंग, ट्रांजैक्शन, जो भी है, 2 एस्पेक्ट बता दिया इसने, ठीक है। और बोला कि मुझे बस कॉन्फ़िगरेशन के रूप में बताओ कि किस तरह का पैकेज के कौन से क्लासेस में और किस तरह का मेथड है, गेटर है, सेटर है, ऐड से प्रीफिक्स होता है, किससे प्रीफिक्स होता है, बस मुझे बताओ। उसके पहले चलाना है, उसके बाद में चलाना है, उसके एग्जीक्यूशन के बाद जस्ट चलाना है, या उसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, या उसका उसमें कोई एक्सेप्शन आ रहा है उसको ट्रैप करना, वो सब मुझे यहीं पे बता दो। मैं एग्जिस्टिंग कोड को नहीं, तुम जाके मत छेड़ो, मैं सारा वो काम यहाँ बैठे बैठे करूँ। तो अब बताओ क्या अच्छा चीज है, इसमें जाके तुम चेंज करो या यहीं पे बैठे बैठे स्प्रिंग एओपी का हेल्प लो, और वो बोलता है उसके हिसाब से पूरा कॉन्फ़िगरेशन बस दे दो कि मेरी 300 क्लासेस इस पैकेजेस में है, इस मेथड उसका पैटर्न है, क्योंकि डेवलपर हम है तो एक पैटर्न में लिखेंगे, क्लास का नाम, पैकेज का नाम, सब पैकेज का नाम, मेथड का नाम, सब पैटर्न में लिखते हैं। जैसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास की सारी गेटर चलने से पहले कुछ काम करना, या सारी सेटर चलने से पहले कुछ काम करना, लेट्स सपोज एक पैटर्न है ना, वो पैटर्न हम यहाँ बताते हैं और पैटर्न में बोलते हैं ये एस्पेक्ट अप्लाई करो, ये एस्पेक्ट अप्लाई करो, मतलब ये क्रॉस कटिंग कंसर्न का कोड अप्लाई करो। और क्या होगा, या तो बिफोर मेथड चलना होगा या आफ्टर मेथड या इन बिटवीन मेथड, यही होगा ना, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। हम जो कोड लिखते हैं वो तो विद इन मेथड लिखते हैं, ठीक है। तो ये बिफोर मेथड भी चलाने का पूरा ताकत रखता है, आफ्टर मेथड भी, और ड्यूरिंग मेथड एग्जीक्यूशन। तो बताओ ये बेनिफिशियल है कि नहीं, कैसे करते हैं वो सब चीज आगे देख लेंगे, वो तो स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो इजी है, लेकिन चीजें क्यों पढ़ रहे हैं ये समझ में आया अभिषेक? ठीक है, हाँ बहुत सारी एडिशनल काम है, एओपी बहुत इजी कर देता है लाइफ को, ठीक है। और वो मेन बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड ना हो, बस ये ध्यान देना। पता चला मेन बिजनेस लॉजिक हो तो जबरदस्ती एस्पेक्ट मत बनाओ, उसको फिर वहीं जाके लगाओ,
ठीक है, क्रॉस कटिंग कंसर्न वाले कोड। तो मैं इतना थ्योरी में नहीं जा रहा, जो जितना बताया हूँ वही सब यहाँ लिखा हूँ। ये स्प्रिंग एओपी क्या करता है, हाईजैक करता है, हाईजैक वर्ड वही आतंकवादी वाला काम कि भाई एक्चुअल कोड जो रन कर रहा है उसको पहले ही हाईजैक कर लेता है कि इससे पहले एग्जीक्यूट करना है बाद में, क्योंकि भाई जब तक हाईजैक नहीं करेगा कैसे ये रन करेगा, तो इसलिए ये हाईजैक करता है आप जो कॉन्फ़िगरेशन बताते हो। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग एओपी काम करता है। स्प्रिंग एओपी का यही पर्पस है। तो होता क्या है, एओपी का कोड होता है, एस्पेक्ट का कोड होता है हमारा, जो एक्चुअल हमारा क्रॉस कटिंग कंसर्न का कोड होगा, जो हम बोलेंगे इसको एग्जीक्यूट करो। टारगेट मेथड पे टारगेट बता देते हैं भैया एकदम इसी के पहले या बाद में या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, और पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। एक एस्पेक्ट भी अप्लाई करो, एन नंबर एस्पेक्ट भी अप्लाई करो। तो ये इसका मेन वर्क है। अब एओपी के कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी से आप लोग फैमिलियर हो जाओ, जो आप लोग को हेल्प करेगा कहीं भी, प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, हर जगह। आस्पेक्ट, आस्पेक्ट जो मेन क्रॉस कटिंग कंसर्न हम पहले प्लान करते हैं कि हमें लॉगिंग का काम करना है, सिक्योरिटी का काम करना है, ऑडिट लॉग करना है, या फिर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना है, जो भी आप काम को डिसाइड करते हो कि हम अलग से करेंगे, एक्चुअल बिजनेस कोड में नहीं जाएंगे, हम कुछ भी एक टच भी नहीं करेंगे उसको। टच नहीं करेंगे तो कितना बेनिफिट हो गया, टेस्टर का लाइफ साइकिल टेस्टिंग का आसान हो गया कि चांसेस ऑफ अकरिंग अकरेंस ऑफ एरर वो मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि जो आपने एग्जिस्टिंग कोड को टच नहीं किया। ठीक है, हाँ ये है कि जो नया एस्पेक्ट लिखा उससे रिलेटेड कुछ इशू आएंगे, वो ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन एग्जिस्टिंग कोड को जब आपने टच ही नहीं किया तो उसमें चेंजेस नहीं किया तो उसमें कभी भी नहीं आएगा। तो एस्पेक्ट क्या हुआ, जो एक्चुअल हम सोचते हैं कि क्रॉस कटिंग कंसर्न लगाना, ये आप हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी हो सकता है जो बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड नहीं, हमारे दिमाग में जो आएगा वो हम कर सकते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं रिक्वेस्ट जब भी आ रही है, मान लो ऐसा क्रॉस कटिंग कंसर्न आप सोचते हो कि रिक्वेस्ट जब भी आती है और उस रिक्वेस्ट में आईपी को निकाल के और एक टेबल में जाके हमेशा लॉक करो कि इस आईपी से रिक्वेस्ट इस समय आई। एक ऐसा क्रॉस कटिंग कंसर्न सोच लो, मान लो, लेट्स सपोज अब आपके कंट्रोलर में बहुत सारी रिक्वेस्ट आएगी, आप ऐड मेथड का लगाओ कंट्रोलर लिखे होगे, डिलीट का लिखे होगे, और व्यू ऑल लिखे होगे, बहुत सारे लिखोगे। अब हर जगह जाके मेथड के अंदर लिखो कि आई रिक्वेस्ट से आईपी का निकालेंगे गेट रिमोट होस्ट करके, उसके बाद हम कॉल करेंगे अपना जो भी ऑडिट लॉग के लिए मेथड लिखे होंगे, वो गंदा है ना, एग्जिस्टिंग कोड को तुम मॉडिफाई करोगे। तो उससे अच्छा क्यों नहीं स्प्रिंग एओपी यूज करें, कि स्प्रिंग एओपी को बोलेंगे भैया देखो कंट्रोलर पैकेज ये है, इस पैकेज के सारे क्लास में जो भी पब्लिक मेथड है, जो भी पब्लिक मेथड है वो जरूर यूआरएल से कनेक्टेड होगा। तो वो पब्लिक मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले रिक्वेस्ट जो बॉडी आ रही है उसको निकाल लो अपने पास, और उसमें से आईपी एड्रेस निकालो और ये काम आस्पेक्ट वाला कर लो। तो एक हो गया क्रॉस कटिंग कंसर्न मेरा, ऑडिट लॉगिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो प्लीज बताना। तो पहले मैंने आस्पेक्ट ढूंढा कि हमें करना क्या है, वो एस्पेक्ट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद ज्वाइन पॉइंट आता है कि ठीक है मैंने एस्पेक्ट तो ढूंढ लिया, हमें करना क्या है, लेकिन अप्लाई कहाँ करना है। जैसे हमने क्या सोचा, अप्लाई कहाँ करना है, कंट्रोलर पैकेज के हर क्लास के हर पब्लिक मेथड। तो एक पॉइंट हमने सोचा ना, उसको कहते हैं ज्वाइन पॉइंट। समझ में आया? एस्पेक्ट क्या करना क्या है वो सोचा, कहाँ अप्लाई करना है
वो भी सोच लिया, दैट इज जॉइन पॉइंट। अब उस एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए कोड लिखोगे ना, कुछ तो कोड लिखोगे, एस्पेक्ट का कोड लिखोगे कुछ, कि भाई मुझे ऑडिट लॉग के लिए ये कोड लिखना है, कि मेरे पास कंट्रोल आ जाता है, लेट सपोज कि एस्पेक्ट के पास वो पूरा जब आपकी मेथड रन कर रही है ऐड मेथड, और इसके पास कंट्रोल आ गया, अब यहाँ कोड कुछ एग्जीक्यूट करेगा ना, कि रिक्वेस्ट से हेडर को निकालो, रिमोट होस्ट को निकालो, फिर एक कॉमन मेथड है जो ऑडिट लॉग जाके टेबल में राइट करेगा, बाकी नॉर्मल फिर फ्लो चला दो, जो फ्लो चल रहा है वो एग्जीक्यूशन चलता रहे, जो भाई यूजर को ऐड करना था वो अपना काम होता रहे, बस ये साइड से एक छोटा सा काम करके ये निकल गया। तो जो कोड एक्चुअल लिखे इस एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए, एक्चुअल एक्शन, और आप ये भी बताते हो कि ये बिफोर मेथड होगा, आफ्टर मेथड होगा, या विद इन जब रन कर रहा है मेथड उसके बीच में होगा, या कोई एक्सेप्शन आता है उसको आपको ट्रैप करना है, तो ये चीज होती है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस में हम बताते हैं कि बिफोर आफ्टर या किस समय मेथड के एग्जीक्यूशन पे हमको वो एस्पेक्ट अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है वो ज्वाइन पॉइंट के थ्रू बता रहा है, कब अप्लाई करना है वो एडवाइस के थ्रू बता रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो बिफोर एडवाइस बनाते हैं, आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस, मेथड के रिटर्न होने के बाद एक्चुअल मेथड के कोई एक्सेप्शन आया, फाइनली कुछ एग्जीक्यूट करता है उस समय अराउंड एडवाइस, मतलब ये हर सिनेरियो में रन करेगा, बिफोर और आफ्टर। तीनों चीज क्लियर हुआ, एस्पेक्ट, जॉइंट पॉइंट, एडवाइस। यस सर। अब एक टर्म आता है पॉइंट कट, इसमें ये टर्मिनोलॉजीज है ईओपी का, इसलिए ध्यान रखना है। हो सकता है कई जॉइंट पॉइंट को मिला के हम एक पॉइंट बनाना चाहते हैं, हो सकता है मल्टीपल जॉइंट पॉइंट के बेस पे एक पॉइंट और बनाना चाहते हैं, अब इस पॉइंट को हम रिफर करना चाहते हैं एस्पेक्ट में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग एक पॉइंट कट बनाते हैं कि वन पॉइंट कट रिफर टू मोर देन वन जॉइंट पॉइंट, और इस पॉइंट कट को फिर अप्लाई करते हैं एस्पेक्ट पे, ताकि जैसे ही अप्लाई हुआ तो उसके बाद ये सारे जॉइंट पॉइंट पे वो एस्पेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो एडवाइस या एस्पेक्ट जो है वो सारे ज्वाइंट पॉइंट पे अप्लाई हो। ज्वाइंट पॉइंट तो वही है जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है, पॉइंट कि इस जगह अप्लाई हो, लेकिन उस जगह कब अप्लाई हो, बिफोर आफ्टर वो सब एडवाइस में बताएंगे, क्या अप्लाई हो वो एस्पेक्ट में बताएंगे। और पॉइंट कट क्या हुआ, जब बहुत कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट पॉइंट सब होते हैं, मोर देन वन ज्वाइंट पॉइंट होता है, और हम एक एस्पेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं मोर देन वन ज्वाइंट पॉइंट पे, और कई बार हमको ऐसा करना है, तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल ज्वाइंट पॉइंट का एक पॉइंट कट बना लेते हैं, अब उस पॉइंट कट को मल्टीपल एस्पेक्ट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो होता है पॉइंट कट। ये सब प्रैक्टिकल करके देखें, बस थ्योरेटिकल आपको समझना है थोड़ा। टारगेट ऑब्जेक्ट, ये समझ में आ रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे एक्चुअल में ये जाके एस्पेक्ट या एडवाइस अप्लाई होगा वही टारगेट ऑब्जेक्ट होता है। कोई ना कोई टारगेट ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए जिसपे ये अप्लाई होगा, जो एक्चुअल रन कर रहा है वो। एओपी प्रॉक्सी, ये क्या है, एओपी जो है प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न एक है, और ये क्या करता है, टारगेट क्लास का एक प्रॉक्सी क्लास बनाता है। ठीक है, और प्रॉक्सी क्लास बना के तब ये सारे काम करता है। वो कैसे करता है वो मैं आप लोग को कोर जावा के थ्रू सबसे लास्ट में बताऊंगा। एक्चुअल ये काम पूरा कोर जावा के थ्रू ही होता है, इंटरनल, इंटरनल तो कोर जावा होता है, कैसे वर्क होता है वो आपको बताऊंगा, इंटरनल ईओपी कैसे करता है। ठीक है, और क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे ईओपी अप्लाई नहीं होगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि जो जावा का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो अंदर जावा ही रन कर रही है और कुछ नहीं है, उसी को यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। तो अभी तक तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी समझ में आया कुछ, अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। थ्योरी क्लियर है? हम्म,
अभिषेक, नींद तो नहीं आ रहा? दोनों अभिषेक, अभिषेक बोलता हूँ तो दोनों अभिषेक। और सर नहीं आ रहा सर, हम दोनों के साथ बैठे। ठीक है, चलो। अब देखो, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना है। स्प्रिंग बूट का तो बनाओगे ही, ऑब्वियस है, बिना स्प्रिंग बूट के तो काम करोगे नहीं। एओपी बेस्ड अगर काम करना है, तो जैसे वेब मॉड्यूल होता है, जेडीबीसी मॉड्यूल होता है आपकी, वो जब आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर सेलेक्ट करते हो, वेब एम्बेसी भी आप सेलेक्ट करते हो, तो आप वहाँ सर्च करोगे स्प्रिंग एओपी, तो वहाँ स्प्रिंग एओपी नहीं मिलेगा। स्प्रिंग एओपी करके कोई मॉड्यूल वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। जो जैसे मान लो आप वेब बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो वो अपना बनाओ, जो स्प्रिंग इनिशियलाइजर सेलेक्ट करके बनाना। डेस्कटॉप बेस्ड बना रहे हो, रेस्ट बेस्ड बना रहे हो, वो भी बनाओ, जो भी आपको अपनी स्प्रिंग की जितनी मॉड्यूल चाहिए इनिशियलाइजर। जब आपका प्रोजेक्ट बन के आ जाता है, उस समय फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ये डिपेंडेंसी डालना पड़ता है मैनुअली एओपी के लिए, क्योंकि स्प्रिंग एओपी का वहां पे आपको नहीं मिलेगा, कभी भी इनिशियलाइजर में नहीं देता। ठीक है, तो पहले आप लेट सपोज अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, वेब बेस्ड ही बनाते हो, तो स्प्रिंग वेब तो एटलीस्ट सेलेक्ट करते ही होगे पहला। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी और भी आपको लगता है वेब से रिलेटेड, और लॉम्बॉक यूज करना है तो लॉम्बॉक भी, लॉम्बॉक आपको बताया गया है ना? ये सर। ठीक है, तो लॉम्बॉक भी आप ऐड कर लेते हो। तो ये सब ऐड कर लो जितने भी प्रोजेक्ट में ऐड करने हैं। तो जो मैं प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ वो वेब बेस्ड रखा हूँ, लेकिन डेस्कटॉप बेस्ड ही कंप्लीटली काम बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है मेन आपको समझाना सारी चीजें। चाहे डेस्कटॉप पे बनाओ या वेब पे बनाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ईओपी की कॉन्फ़िगरेशन जो है अपनी पॉम डॉट एक्सएमएल में डाल लो। ठीक है, तो मैं इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल खोल रहा हूँ। जो आपको कोड बेस दिया होगा आप लोगों ने इंपोर्ट किया होगा। तो ये जी सब सर। तो स्प्रिंग का अपना आ गया, फलाना ढिकाना जो भी आता है, स्टार्टर, बूट ऐप, ये ईओपी का मैंने डाला। और मैंने वेब सेलेक्ट किया था तो वेब आया अपने आप, लॉम्बॉक के लिए डाल दिया। और ये टेस्ट का तो अपने आप आता ही है स्प्रिंग के साथ। तो आज आपको इतनी सिंपल दिखती है, 3-4 डिपेंडेंसी, अगर यही स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता ना, तो 25-30 डिपेंडेंसी आ जाती, और वो भी वर्जन के साथ, तब प्रॉब्लम आता। तो ये जो वर्जन के बिना आ रहा है ना, ये बहुत स्प्रिंग बूट का कमाल है सर। ये बूट की वजह से आ रहा है। देखो एओपी के लिए भी उसने बूट का ही दिया, लेकिन वहाँ इनिशियलाइजर में नहीं दिया। वो दिया है कि आप अपना मेवन रिपोजिटरी यूआरएल से डिपेंडेंसी लेके डाल दो, वहां पे नहीं मिलेगा। और बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सिंपल वही है। तो एक प्रोजेक्ट मैंने स्प्रिंग बूट का सिंपल बनाया, और उसके बाद इसमें G2IT, मतलब जो मेन बेस्ड आपका चलता है वो है। ये मैंने कुछ कोड लिखा है, वो बताऊंगा। ठीक है, बाकी ये इतना लाइन आप लोग को मेन में हमेशा दिखता होगा, यही चीज, इससे ज्यादा तो दिखता नहीं होगा, है ना? आप लोग जो बूट बेस जितना ही बनाते हो इतना ही दिखता है ना। फिर मैंने एक आस्पेक्ट का पैकेज बनाया, जो एक्चुअल आस्पेक्ट हम अप्लाई करेंगे। और उसके बाद एक डमी मॉडल बनाया, एक स्टूडेंट मॉडल। ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा, लॉम्बॉक यूज किया हो, आईडी नेम कोर्स 3 फील्ड। इतना पहले समझ लो कि इस मेरा एग्जांपल का पर्पस क्या है, एक सिनेरियो में लेके चला हूं, इसी से समझाऊंगा। लेट सपोज वी हैव अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन स्टूडेंट डाओ। मेरे पास डाओ है, ना सर्विस ना कंट्रोलर, मैं डाओ से काम कर रहा हूँ सीधे। और कॉल्ड बाई हमारी जो मेन क्लास है वहां से कॉल्ड होगी। और उसके बाद इसमें एक मॉडल क्लास है, एक डाओ क्लास है, मॉडल और डाओ, और एक एओपी, यही 3 फाइल है। इसके सिवा कुछ एस्पेक्ट सब है, वो मैं आपको एक के बाद एक जैसे जरूरत होगी बताता रहूंगा।
टोटल ओवरऑल 3 फाइल है। तो मेरा मेन बिजनेस लॉजिक क्या है, ये डाउ है। डाउ में मैंने क्या बिजनेस लॉजिक लिखा, देखो कहीं डीबी कनेक्टिविटी का कोड नहीं लिखा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं सिखा रहा हूँ। मेरा काम क्या अभी, फोकस एरिया ईओपी सिखाना। तो मान के चला कि एक ऐड मेथड डेटाबेस में कनेक्टिविटी कर रहा होगा और स्टूडेंट जाके डाल रहा होगा। तो मैंने बस स्टूडेंट इसमें पैरामीटर आया, अगर नल है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज करा, नहीं तो एक एसओपी सिंपल भैया कि हाँ भैया सही से ऐड हो गया। एक अपडेट मेथड उसी तरह बनाया, एक डिलीट मेथड बनाया और एक गेट स्टूडेंट का। इस डाउ में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इजली समझ में आ रहा है कि एक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए डमी डाउ बनाया, ठीक है। अब यही मेन मेरा बिजनेस लॉजिक है। तो समझ लो बिजनेस लॉजिक क्या है, मुझे ऐड करना है स्टूडेंट, अपडेट करना है स्टूडेंट, डिलीट करना है स्टूडेंट। और इसी पे बेसिकली क्या है एओपी, मेथड्स को हाईजेक करो, क्लासेस को हाईजेक करो, पैकेज को हाईजेक करो, उससे पहले बाद या एक्सेप्शन के समय रन करो। यही है पूरा एओपी और यही चीज हमें सीखना है। और उसके लिए एक डाउ का क्लास काफी था, मैंने सारा सिनेरियो लिख ही दिया। तो अब सीख सकते हैं ना इतने में, सीख सकते हैं इतने में ना, सब कुछ है इसमें। तो वही अब सीखने चल रहे हैं एक के बाद एक। तो सबसे पहला हमें एओपी को इनेबल करना है कि भैया ये बताना है स्प्रिंग को कि एओपी बेस्ड काम करो, क्योंकि एओपी बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जाके रीड करो अगर कहीं फाइल में है, ठीक है। तो एओपी इनेबल करने के लिए जब भी आपकी मेन एप्लीकेशन चलेगी, मेन यही है मेन से ही सब कुछ आप लोग चलाते हो। तो मेन में स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखते हो कि बूट यहीं से स्टार्ट होगा, स्प्रिंग की एप्लीकेशन। यहीं पे हमने इनेबल आस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी, ये एओपी इनेबल करने के लिए। याद रहेगा एओपी कैसे इनेबल होगा, बिना इस इनेबल पॉइंट के आपकी इस प्रोजेक्ट पे एओपी नहीं लग पाएगी। जब एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो एक्सएमएल में लिखते थे, एक्सएमएल बेस्ड आज के डेट में कुछ रह नहीं गया, सिर्फ एनोटेशन बेस्ड है। तो इसलिए एनोटेशन बेस्ड। तो हाउ टू डिफाइन आस्पेक्ट एडवाइस जॉइंट पॉइंट, उससे पहले हमें इनेबल करना होगा ईओपी। बिना इनेबल किए काम नहीं होगा प्रोजेक्ट, ईओपी काम नहीं होगा। तो पहला काम है ईओपी के लिए पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी डालो, बस ये एक प्रीरिक्विजिट था। सेकंड वर्क है इनेबल कर दो कॉन्फ़िगरेशन, इससे ज्यादा कोई वर्क नहीं है। फिर आस्पेक्ट लिखना है। अब हम देख रहे हैं एक्चुअल आस्पेक्ट, अब सारे आस्पेक्ट सब समझ रहे हैं। तो लेट्स एज्यूम बिफोर और आफ्टर एडवाइस हम लिखने जा रहे हैं। लेट्स एज्यूम टू परफॉर्म ऑपरेशन 1, कोई एक हमको मतलब आस्पेक्ट रन करना है जिसका नाम बोलिए ऑपरेशन 1 है, लेट्स सपोज टेस्ट बिहेवियर करके। और जस्ट बिफोर ऐड मेथड, ऐड स्टूडेंट जब कॉल होता है उससे पहले ये मेथड मेरा कॉल हो, और जब ऐड स्टूडेंट कॉल हो जाता है आफ्टर कॉलिंग ऑपरेशन 2 करके ये कॉल हो। तो मेरा एक मैं मुझे एक आस्पेक्ट बनाना है अलग से, जो मैं अब पूरे कोड में एक्चुअल बिजनेस लॉजिक में नहीं छेड़छाड़ करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक अलग आस्पेक्ट बनाया। तो उसके लिए एक पैकेज अलग बनाया, यहाँ टेस्ट आस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखो आस्पेक्ट जो बनाओगे वो भी एक स्प्रिंग का हर चीज कंपोनेंट बेस डिराइव होना चाहिए। या तो आपका डाउ लेयर है रिपोजिटरी होगा, सर्विस है सर्विस होगा, कंट्रोलर है तो कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर होगा। और ये सब नहीं है तो आपको इंजेक्ट तो कराना, ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज करना है, बिना ऑब्जेक्ट के तो यूज नहीं करोगे। तो कंपोनेंट का काम क्या होता है कि भाई हमें न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़े। कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्प्रिंग जब रन कर रहा है वो खुद ही ऑब्जेक्ट बना के रखे, हम जब भी जहां चाहें वहां मांग दे ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए, उसका बीन मिल जाए, उसी को कहते हैं बीन। उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता स्प्रिंग में। तो ये हमें न्यू ना करके एक बीन बना के खुद दे देता है। तो उसके लिए बोलता है कि जिस क्लास का ऐसा करना चाहते हो वहां पे
एनोटेशन लगाओ। तो बाकी एट कंपोनेंट है, और जितने इसके स्टूडियो टाइप है, एट रेस्ट कंट्रोलर, एट सर्विस, एट रिपोजिटरी, वो सब स्टूडियो टाइप है, इसी के टाइप। अब आस्पेक्ट बनाने के लिए ये अलग से आता है, जो आस्पेक्ट जे पैकेज से आ रहा है, देख रहे हो, आस्पेक्ट जे एनोटेशन से आ रहा है कि एट आस्पेक्ट जरूर लगाओ अपने क्लास में। और उसके बाद जो एक्चुअल एडवाइस ये है, देखो दो एडवाइस हमने बनाया, एक बिफोर रनिंग, एक आफ्टर रनिंग। तो भाई कुछ भी बनाएंगे, क्लास है और क्लास में मेथड ही होगा। तो एक मेथड हमने बनाया आफ्टर के लिए, एक मेथड बनाया बिफोर के लिए, कि बिफोर रनिंग। अब ये देखो यहाँ पे ज्वाइन पॉइंट दिया, ज्वाइन पॉइंट ऐसे देते हैं एट बिफोर, ये एडवाइस अप्लाई कर रहा है किस ज्वाइन पॉइंट पे, ये एक्सप्रेशन एक्सप्लेन का, ये एक्सप्रेशन सब आपको सीखना है, समझना है मतलब। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन से, हम बोलते हैं जब भी ऐड स्टूडेंट नाम का मेथड पब्लिक टाइप का हो, उसका रिटर्न टाइप वॉइड हो, और उसके पास कोई ना कोई पैरामीटर मस्ट होना चाहिए, मस्ट हैव पैरामीटर। ऐसा कोई मेथड चल रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उससे पहले ये काम कर। तो जब भी डाउ का ये मेथड, देखो वही नेचर में मिला इसको, एक इसके पास पैरामीटर है, ऐड स्टूडेंट है, वर्ड है, पब्लिक है। जब भी इसकी एग्जीक्यूशन कहीं से भी आएगी, चाहे कंट्रोलर से कर लो, अभी मैं कंट्रोलर से नहीं करके एप्लीकेशन से करूंगा, बस यही अंतर होगा। ठीक है, वेब बेस नहीं बना रहा। अब वेब बेस भी बनाओगे तब भी चलेगा, डेस्कटॉप बेस बनाओगे तब भी चलेगा, दोनों केस में। तो जब भी ये कॉल आएगी, कंट्रोलर से आए या मेरा एप्लीकेशन से, इस कॉल, इस तक कॉल आएगी, ये लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले, मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले मेरा ये एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज माय एडवाइस, बिफोर एडवाइस ज्वाइन पॉइंट ये हुआ, दिस इज द ज्वाइन पॉइंट। और ये पैटर्न है लिखने का स्प्रिंग का, स्टार बीच में दिया, मस्ट हैव आर्गुमेंट। उसी तरह सेम आफ्टर एडवाइस एक बनाया, कि जब भी ऐसा कोई मेथड हो, पब्लिक वॉइड ऐड स्टूडेंट, उसमें चाहे आर्गुमेंट हो या ना हो, यहाँ आप दोनों सिखाना आपको, इसलिए ऐसा दिया हो कि यहाँ पे डबल डॉट का मतलब होता है, ये ऑप्शनल कर देता है, इधर वन पैरामीटर या मोर देन वन पैरामीटर कोई दिक्कत नहीं, बस नाम होना चाहिए ऐड स्टूडेंट और पब्लिक होना चाहिए। वो जब भी फिनिश हो उसके बाद ये अप्लाई कर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐड स्टूडेंट में क्या है, जब भी ऐड स्टूडेंट अगर मैं मेन से कॉल करूंगा तो ये कॉल होगा। ठीक है, ये कॉल होगा ना। अब आप बोलोगे स्टूडेंट डाउ का सर सीधे सीधे ये मेन है, इसी में ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट बना लूंगा, उसको स्टूडेंट डाउ का न्यू करके ऑब्जेक्ट बना लूँ, ऐड स्टूडेंट को कॉल करूंगा, तो आपको लगता है ईओपी चल जाएगा अगर सिंपल मेन बना लूं, बिना स्प्रिंग वाले मेन के, अपना खुद का मेन क्लास बनाऊं, स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट बना लूं, और ऐड स्टूडेंट को कॉल कर सकता हूं ना, न्यू करके, कर सकता हूं कि नहीं? कर सकते हैं। और ये तो सिंपल छोटा सा लिखा है, कुछ लिखा नहीं है, तो भाई डेस्कटॉप बेस तो चल ही जाएगा, ये काम तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्प्रिंग काम नहीं करेगा। जैसे ये स्प्रिंग का ऐड रिपोजिटरी यहाँ किया, अपना बीन बनना चाहिए, वो सब काम नहीं होगा, स्प्रिंग की लाइफ साइकिल कहीं नहीं है। तो स्प्रिंग की लाइफ साइकिल के लिए आप क्या करते हो, ये काम मेन में। ये क्या करता है, पूरे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग का सारा एनोटेशन ढूंढा, एट रिपोजिटरी, एट कंपोनेंट, सबको ढूंढा, सबको इंफॉर्मेशन स्प्रिंग ने अपने कॉन्टेक्स्ट में रखा, उसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं जहाँ, और उसको पता चल गया कितनी बीन है, क्या पैटर्न है, और ईओपी का भी इंफॉर्मेशन सारा रख लिया। अब इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो होता है, जो स्प्रिंग में आप लोग सुने होंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट में सारी बीन का डिटेल होता है। तो उस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का अगर ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए, तो हम कोई भी बीन निकाल सकते हैं, फिर स्प्रिंग की लाइफ साइकिल में वो चलेगा। तो इसका बीन निकालने के लिए
हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो बेसिकली जब रन मेथड आप कॉल करते हो तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ही ऑब्जेक्ट देता है और कुछ नहीं देता। तो देखो मैंने मेन में ही कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट गेट किया, सिंपल क्या किया, एक डमी स्टूडेंट बनाया, बस डमी स्टूडेंट। एक ऐड मेथड बनाया अपना और बोला ऐड मेथड में कि भाई कॉन्टेक्ट से क्या निकालो, स्टूडेंट डाउ। अब यहाँ स्प्रिंग का यूज किया ना, देखो गेट बिन किया, कॉन्टेक्ट डॉट गेट बिन स्टूडेंट डाउ का ऑब्जेक्ट दो, ये डाउ का ऑब्जेक्ट दिया होगा, यानी रिपोजिटरी के बेस पे उसने एक ऑब्जेक्ट दिया होगा। और उसके बाद जैसे ही ऐड कॉन्टेक्स्ट, यानी स्प्रिंग का पूरा लाइफ साइकिल पे अब चल रहा है, ऐड स्टूडेंट को कॉल किया, कॉल किया तो ये कॉल होने से पहले, मतलब ये लाइन प्रिंट होने से पहले क्या होना चाहिए, अगर आस्पेक्ट बनाया तो ये प्रिंट होना चाहिए, और इस मेथड के एग्जीक्यूट करने के बाद ये प्रिंट होना चाहिए। तो चला के देखा जाए, अगर ये काम हो जाता है तो देखो बिना एग्जिस्टिंग कोड, डाओ को बिना टच किए हुए ये काम कर रहा है। ये स्प्रिंग की अपनी लॉगिंग आई, ये देखो यही है डाओ का काम, डाओ का मेथड यही था, यही लाइन था, स्टूडेंट एडेड। इसके पहले क्या मैंने रेड में प्रिंट कराया आस्पेक्ट को, ऑपरेशन कॉल्ड बिफोर ऐड स्टूडेंट, ये कॉल हो गया, ईआरआर में प्रिंट कराया और इसको, ये किसी आप में से किसी को भी क्लियर नहीं है तो पूछ लो। अब ये चाहे वेब हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेस्ट बेस्ड काम करो, आपको बस आस्पेक्ट बताना है, वहीं पे जॉइंट पर बताना है। आप हर जगह रेस्ट में स्प्रिंग बेस्ड ही काम करोगे, कहीं स्प्रिंग के सिवा कुछ और अपना तो कन्वेंशन लोगे नहीं। तो जैसे ही स्प्रिंग बेस्ड काम करोगे तो ये एस्पेक्ट सब रेडी हो जाएगा काम करने के लिए। क्लियर है? बिफोर एडवाइस आफ्टर एडवाइस। बिफोर में ये जो एग्जीक्यूशन पब्लिक वॉइड एड स्टूडेंट ने रखा, ये सेम मेथड जहाँ पे भी रन होगा उससे पहले उससे पहले, हाँ मैं आप लोग को यहाँ में हाँ पैटर्न का पूरा जानकारी दूंगा, वो नीचे है, पैटर्न का सारा जानकारी दूंगा, किस किस पैटर्न पे दे सकते हैं। अभी मैंने बहुत सिंपल वे, एकदम सिंपल सिनेरियो लिया। ये ही सेम मेथड का एग्जीक्यूशन जब भी पूरे स्प्रिंग के प्रोजेक्ट में कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा हो ऐसा हमने दिया, तो अगर एग्जीक्यूट होने वाला उससे पहले ये अप्लाई हो। तो एक क्रॉस कटिंग कंसर्न हमने अपना डिफाइन किया। अभी मैंने ये आपको नहीं बताया कहीं कि कैसे उसका रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर होगा उसको निकाल लो, वो सब आगे देखेंगे ना, अभी तो एक सिंपल सा बताया। तो लेकिन अप्लाई हुआ ना बिना इसको टच किए हुए, देख रहे हो, इसको टच नहीं ना किए हम, और बिफोर एंड आफ्टर अप्लाई कर दिए। कमाल की बात है ना? ठीक है, तो ये एओपी का बेनिफिट है, जो हमने पढ़ा वही देखा। अब देखो आपको फ्यू मोर एक्सप्रेशंस, ये मैंने एक एग्जांपल बेसिक सा दिया, अब एक्सप्रेशन थोड़ा जानकारी दे दूं, फिर कुछ और एग्जांपल देखेंगे। एओपी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन हाँ अच्छा टॉपिक है। तो एक्सप्रेशन आपने एक देख लिया, अब ये एक्सप्रेशन से देखो क्या समझ में आता है कि ऐसा मेथड जो इस पैकेज में हो, कस्टमर नाम का क्लास हो और गेट मेथड, सब कुछ लिख दिया है, गेट मेथड हो, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप हो। तो एक्सप्रेशन अप्लाई टू स्पेसिफिक मेथड ऑफ अ क्लास, एक्सप्रेशन टू अप्लाई एंड एडवाइस टू ऑल गेटर्स। अब जैसे हम चाहते हैं सारे गेटर, मेरे प्रोजेक्ट में जितने गेटर हो चाहे जो भी हो गेटर, गेट से स्टार्ट होने वाले जितने मेथड है, अब वो गेट से स्टार्ट होने वाले कंट्रोलर पे होंगे, सर्विस पे होंगे, सब जगह अप्लाई हो जाएगा। देखो पैटर्न आ गया, ये सारे गेटर पे वो एस्पेक्ट को अप्लाई, जिस एस्पेक्ट पे इसको लिखे होगे वो एस्पेक्ट हर गेटर पे जाके अप्लाई होगा, हर गेटर पे। फिर एडवाइस ऑन एनी मेथड स्टार्ट विद गेट हैव आर्गुमेंट, आप चाहते हो गेट से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसके पास आर्गुमेंट भी होना चाहिए, तो वो तो देख ही चुके हैं, स्टार दोगे अंदर तो मस्ट आर्गुमेंट, तो ये सब
सिंटैक्स है यार, ये याद रहे नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ठीक है, बस इतना ध्यान रहे कि इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, एकदम याद नहीं रखना, मुझे कौन सा याद रहता है फिर तो गूगल ही करता हूँ ठीक है, तो स्टार्ट विद गेट वेदर हैव आर्गुमेंट और नॉट, यहाँ तो कोई आर्गुमेंट नहीं, यहाँ मस्ट हैव आर्गुमेंट, और यहाँ ऑप्शनल कर दिया, चाहे रखो ना रखे, गेटर जरूर होना चाहिए, गेट से स्टार्ट होना चाहिए। क्लियर है ये चारों? अब आते हैं यहाँ पे ऑल मेथड ऑफ अ क्लास, एक क्लास के सारे मेथड पे अप्लाई कर दो, लो ये भी हो गया, विद इन करके आया क्या, ये एग्जीक्यूशन था या विद इन करके आया, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज है, स्प्रिंग पढ़ते समय ज्यादा क्वेश्चन भी हम लोग नहीं करते, सर विद इन क्यों लिखा है, एग्जीक्यूशन क्यों लिखा है, भाई इसका सिंटैक्स है, इसने इसकी मर्जी लिखा, अब हम क्या करें ठीक है, अब होगा कुछ तो आप लोग देखना, मुझे भी नहीं ध्यान है क्यों यहाँ एग्जीक्यूशन वाला रखा, क्यों विद इन वाला, ये आप लोग को एक टास्क दिया, ढूंढना, ढूंढ के बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अप्लाई ऑल मेथड ऑफ ऑल क्लासेस इनसाइड अ पैकेज, अब ये पैकेज लेवल पे आ गया, ठीक है, अब सब पैकेज लेवल पे जाना है उसके लिए भी आ गया, तो सब कुछ तो मिल गया, अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सारे पैटर्न पे अप्लाई कर सकते हो, यानी पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो स्प्रिंग एओपी, ठीक है, सब कुछ, अब जो भी पैटर्न हो ऐड, पैटर्न है, ये तो ये हार्ड कोड लिखा है मैंने, आपकी मर्जी, बहुत बहुत सारे पैटर्न होंगे, मैं एक एग्जांपल कुछ ले लिया आपको ध्यान देने में, ठीक है, पैटर्न तो बनाने को बहुत, ये नहीं देखते हो रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न होता है, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन स्प्रिंग का अपना अप्लाई होता है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं, मैंने पॉइंट कट की बात की थी, मैं तो चीजें सिखाता चल रहा हूँ ना हर जगह, तो पॉइंट कट में क्या होता है, मल्टीपल ज्वाइंट पॉइंट का एक पॉइंट कट बनाते हैं, अब उस पॉइंट कट को आस्पेक्ट पे अप्लाई करते हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ज्वाइंट पॉइंट को आस्पेक्ट पे लिख रहे थे, अब क्या करेंगे, मल्टीपल ज्वाइंट पॉइंट का एक पॉइंट कट बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक डिलीट डाउ करके आस्पेक्ट बनाया, अब देखो इसमें ये है कि बार बार मैं चलाने के लिए बंद करूंगा चलाऊंगा क्योंकि भाई यहाँ कोई वेब चल नहीं रहा है, ठीक है, कोई मैं रेस्ट बेस्ड चला नहीं रहा, सर्विस बेस्ड, तो इसी को चलाऊंगा, इसी को दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसी में सब कुछ किया हुआ, ठीक, इसी में लिख दिया, कभी हाइड करूंगा किसी को इनेबल डिसेबल करूंगा, तो जैसे मैंने ये टेस्ट एस्पेक्ट बता दिया, अब फिलहाल मुझे ये एस्पेक्ट डिसेबल करना है, मैं नहीं चाहता अप्लाई हो, कमेंट करके रख दिया, अभी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल एस्पेक्ट एक साथ दिखने लगेंगे तो आपको दिक्कत होगा ना समझने में, रन तो सब करेंगे, आप करके देख लेना, लेकिन दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हाइड किया, तो डिलीट डाउ एस्पेक्ट इसको देखा जाए तो देखो एक पॉइंट कट बनाया जहां कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है, अगर हमें लगता है तो पॉइंट कट बनाया, और इस मेथड का नाम यूज करेंगे, पॉइंट कट जहां एडवाइस की जगह इस पॉइंट कट का नाम यूज कर रहा है, ये एडवाइस है, तो मल्टीपल ज्वाइंट पॉइंट को एक पॉइंट कट के थ्रू हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो बेसिकली पॉइंट कट क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आपको चाहिए और उसको मल्टीपल एस्पेक्ट पे अप्लाई करना, तो बार बार आपको लिखना ना पड़े, तो आप क्या करोगे, एक मेथड पे एट पॉइंट कट बना के रख लिए उस एक्सप्रेशन का, अब ये एक्चुअल में बस रेफरेंस की तरह दूसरे के हेल्प के लिए यूज होगा, तो हमने बोला एक टेस्ट बिफोर एडवाइस कि भाई ये पॉइंट कट अप्लाई करो, तो ये पॉइंट कट क्या है एक्चुअल में, ये मेथड का नाम क्या है, कि पब्लिक मेथड हो, रिटर्न टाइप कुछ भी हो, डाउ पैकेज हो, उसके बाद कुछ भी हो, डिलीट से स्टार्ट होता हो, और उसके बाद हो सकता है कुछ और मेथड का नाम हो, और चाहे वो पैरामीटर रखे या ना रखे, डाउ पैकेज जरूर हो, तो डाउ पैकेज यहाँ है,
डिलीट नाम से स्टार्ट होने वाला ये मेथड है, उसके बाद कुछ भी हो, पैरामीटर कुछ भी हो, मतलब इसी मेथड की बात हो रही है, और तो कोई मेथड है नहीं। देख रहे हो पॉइंट कट से क्या मिल रहा है? रिटर्न टाइप कुछ भी हो, लेकिन G2IT डाओ पैकेज हो। तो डाओ पैकेज में मेरा एक ही यही क्लास ही है, ठीक है। अभी तो डिलीट से स्टार्ट होता है, तो इस मेथड के जब भी चलाएंगे तो बिफोर भी पॉइंट कट जो हमने दिया है वो अप्लाई होगा और आफ्टर भी अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि हमने दो एडवाइस बनाई हुई है। ये एडवाइस है और ये पूरा एडवाइस का एक एस्पेक्ट है। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने ऐड को तो पहले बंद कर दिया, डिलीट को इनेबल करें। इसको समझाने की तो जरूरत नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। बीन निकाला, डिलीट मेथड को बस कॉल कर। तो अब ऐड एस्पेक्ट वाला नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने एस्पेक्ट को कमेंट कर दिया। ये देखो डिलीट एस्पेक्ट चल गया। बिफोर स्टूडेंट डिलीटेड जो भी कॉल हुआ यहाँ पे, ये ठीक है, उससे पहले मेरा ये चला और ये चला। तो पॉइंट कट समझ में आया क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को एक जगह डिफाइन किए और उसको रीयूज किए एज ए जॉइंट पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है? ये दोनों कुछ नहीं बोल रहे, शांत हैं, ठीक है। अराउंड एडवाइस, सर यही है। ठीक है। अराउंड एडवाइस, अब क्या है अराउंड एडवाइस में? आपका अंदर मेथड के अंदर में भी आप कंट्रोल ले सकते हो। अभी तक तो मेथड के पहले और मेथड के बाद था, अब मेथड के अंदर भी कंट्रोल ले सकते हो, मतलब उसके पैरामीटर पे, उसके अराउंड मतलब उसके बिफोर, उसके आफ्टर और उसके मेथड बॉडी जो होती है उसकी आर्गुमेंट सब हो रही है, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हो। इतना कमाल की चीज है अराउंड एडवाइस। लेकिन अराउंड एडवाइस में बोलता है कि जो जहां भी आप अराउंड एडवाइस लगाओगे, अपनी एडवाइस लिखोगे, उसमें आपकी पैरामीटर प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट होना चाहिए, और एक प्रोसीड मेथड कॉल करोगे तो जिस लाइन पे आप उस एडवाइस में प्रोसीड मेथड कॉल करोगे, इससे पहले वाला बिफोर की तरह एक्ट करेगा, इसके बाद वाला जो चीज लिखोगे वो आफ्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको भी बंद करूं और ये एस्पेक्ट को भी कमेंट कर दिया, ताकि अप्लाई ना हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? टेस्ट करना है तो बस ये कर रहा हूँ। अब मैं ये एस्पेक्ट को इनेबल किया, क्योंकि मुझे ये एस्पेक्ट चाहिए। कंट्रोल सेट ओ, ये कौन सा, ठीक। अब यहाँ पे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि अराउंड एडवाइस लगाया, किस पे? ऐड मेथड के कॉल पे, और जिसमें एक आर्गुमेंट हो। जब भी ऐड मेथड कॉल हो तो एक मेथड लिखा प्रोसीडिंग जॉइन पॉइंट, जो मैंने बोला कि मेथड का आपका आपकी मेथड जो एडवाइस लिख रहे हो उसमें ये पैरामीटर होना चाहिए, इसी के थ्रू आप उसकी आर्गुमेंट निकाल सकते हो। इसके पास आ जाती है सारी आर्गुमेंट लिस्ट, जो इसमें आर्गुमेंट आ रही होगी स्टूडेंट उसको पूरा कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, ये जो आपको ऑब्जेक्ट मिला, इससे गेट आर्गुमेंट करोगे तो जितने आर्गुमेंट होंगे ऐड स्टूडेंट के, एक दो तीन जितने पैरामीटर पास हो रहेंगे सब आ जाएंगे ऑब्जेक्ट एरे में। अब जब ये आ गए तो उसको टाइप कास्ट करके निकाल लो। यहाँ स्टूडेंट जो पास हुआ था, क्लाइंट से पास हुआ डाउ को, वो मिल गया इसको यहाँ पे। उसका कोर्स को मस्त चेंज किया। अब चेंज किया तो ये देखो मैंने क्या बताया, प्रोसीड मेथड से पहले जो काम करोगे ये एक्ट करेगा बिफोर की तरह। तो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड मेथड हमने उसके आर्गुमेंट निकाला, उसके आर्गुमेंट में सेट कोर्स कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, कोर्स में क्या है, पाइथन। उस पाइथन को और चेंज किया, सब्जेक्ट माइनस पाइथन किया, और उसके बाद बोला प्रोसीड कर जाओ। आफ्टर में कुछ भी नहीं लिखा,
मैं बोला कि आफ्टर में जो भी अपना होगा काम वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इससे लाइन से निकलो। फिर उसके बाद अराउंड एडवाइस एक और लिखा, गेट स्टूडेंट के लिए, अगर कहीं गेट स्टूडेंट कॉल करेंगे, ये तो ऐड स्टूडेंट के लिए, यहाँ गेट स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे स्टूडेंट को निकाला और स्टूडेंट के कोर्स को फिर चेंज किया, और यहाँ कोई भी प्रोसीड ये सब नहीं किया, तो यानी ये बिफोर कॉल होगा, और उसको मॉडिफाई भी किया, बिफोर कॉल हुआ, क्योंकि प्रोसीड के बाद वाली चीज आफ्टर की तरह वर्क करती है, तो ये सब बिफोर की तरह कॉल हो रहा है। तो आफ्टर में तो कुछ भी रन नहीं करेगा, तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करूँ, ऐड को इनेबल करूँ, और गेट स्टूडेंट मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना भाई, ऐड को ही करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड स्टूडेंट, ये डिलीट स्टूडेंट, अच्छा डिलीट स्टूडेंट भी यहाँ से कॉल हो गया ना, रुको उसको तो बंद करूँ ना, मैं तो फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा। सर मैं ऐड स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बिफोर इन्वोकिंग ऐड मेथड, देखो ये लाइन, प्रोसीड से पहले, प्रोसीड कहाँ है, ये है प्रोसीड, प्रोसीड से पहले ये मैसेज आया आपके पास, जो भी है, और प्रोसीड के बाद का ये हुआ, ये लाइन प्रोसीड के बाद का है, क्योंकि प्रोसीड के बाद कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये लाइन तो लिखा ना, तो वो प्रोसीड के बाद आ रहा है। और देखो मेथड कोर्स हमने सेट किया था क्या, यहाँ पे पाइथन, और हमें मिला क्या, डाउ को, क्योंकि इसने बीच में इंटरप्ट किया और पूरे डेटा को ही चेंज कर दिया, मतलब आप पूरे डेटा को चेंज कर सकते हो, इतना आपके पास पावर आ जाता है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। हम्म, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो कुछ चीजें बस इसकी नॉलेज में रखनी है, कि प्रोसीड ज्वाइन पॉइंट हुआ, प्रोसीड हुआ, ये सब नॉलेज में रखोगे तो फिर कहीं भी लिख सकते हो। मेन सोचना आपको होगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कब अप्लाई करना है, ठीक है। Yes, sir. आफ्टर थ्रोइंग, ये एक्सेप्शन देखो, ये एक टॉपिक आज पूरा खत्म करूंगा, बस लास्ट टॉपिक बस बचेगा, ठीक है। आफ्टर थ्रोइंग एडवाइस, आफ्टर थ्रोइंग मतलब जैसे मान लो कोई एक्सेप्शन मेरा आ रहा है, हम चाहते हैं उसको हैंडल करना अपने हिसाब से, वो चीज करने जा रहा हूँ। तो इसमें पहले मैं पहला काम करूँ, ये एडवाइस को मैं, आस्पेक्ट को मैं कमेंट किया, देखो हर आस्पेक्ट, क्योंकि मल्टीपल एक साथ लगाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन खुद होगा, इसलिए मैं हटाता चल रहा हूँ, और इसको इनेबल किया। ये तो इनेबल है क्योंकि ये जब एक्सेप्शन आएगा तब के केस में, तो इसका कैसे करते हैं, आफ्टर थ्रोइंग लगाते हैं, यहाँ पे लगा है डाओ के किसी भी क्लास के कोई भी मेथड में कोई भी आर्गुमेंट हो, अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम दिया है यही ऊपर लिखा है, तभी ये आस्पेक्ट अप्लाई होगा, एडवाइस अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए। तो कल को आप कोई भी सेंट्रल लेवल पे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो, कि इस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है तो ये मैसेजिंग करो, ये लॉक करो, या ये कुछ काम करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज्वाइन पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे प्रोसीड वाला चीज नहीं होता। इस ज्वाइन पॉइंट से हम उस मेथड का, जो मेथड कॉल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ तो हम पैटर्न दिए, तो उस मेथड का पूरा सिग्नेचर निकाल लिए, कि भाई जो भी कॉल हुआ उस मेथड का नाम निकाल लिया, उस मेथड का पूरा आर्गुमेंट लिस्ट निकाल लिया, और कुछ इस तरह करके सिंपल प्रिंट करा दिया, और कुछ नहीं किया। ये बस क्यों, देखो जब भी एक्सेप्शन अकर होगा, तो एक्सेप्शन अकर करने का कुछ सिनेरियो हम बनाए, तो उसके लिए देखो मैंने ये सिनेरियो बनाया, यहाँ पे ये ऐड मेथड करके एक बनाया है, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, नल। जब नल पास कर रहे हैं, तो नल यहाँ से पास करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ एक्सेप्शन आएगा, और जनरली ये कॉलर के पास ही जाना चाहिए ना, एक्सेप्शन आएगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन,
कॉलर के पास जाना चाहिए, तो कॉलर के पास जाने से पहले यहाँ आ जाएगा इस जगह, क्योंकि हमने आस्पेक्ट एनपी लिखा हुआ है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसको रन करता है। एक्सेप्शन की सारी चीज प्रिंट होंगी, लेकिन उससे पहले हमारा वो एक एस्पेक्ट अप्लाई हुआ कि जब भी एक्सेप्शन आया, कहाँ से आया, हम कहीं डेटाबेस में राइट करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम एक्चुअल कोड में जाके कुछ भी नहीं किया, हमने सब सारे काम एडिशनल किए। बाकी ये जो एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हो वो तो उसका है, कैसे किया आपने हैंडल, कैसे मैसेजिंग किया, वो तो अपना पार्ट है, वो नॉर्मल पार्ट है। ये पार्ट हुआ कि आप उस एक्सेप्शन के साथ क्या एडिशनल वर्क करना चाहते हो, तो वो हमने आस्पेक्ट में लिखा। क्लियर हुआ? तो इसमें देखो मेथड की सिग्नेचर ये सब भी प्रिंट किया होगा। क्या है? वी हैव गॉट एड स्टूडेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं, नल आया वहां से, ये डाओ से ऐसे कॉल हुआ था, वो मैसेज आ रहा था, सब कुछ ये प्रिंट कर दिया, एवरीथिंग। तो हमने हर चीज इससे प्रिंट करा ली। क्लियर है भाई आप लोग को? कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एओपी एक्चुअल में क्या है, अप्लाई कैसे होता है, डिजाइन पैटर्न है। एओपी प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न पे काम करता है। होता क्या है, जब भी आप जॉइंट पॉइंट में कहीं ना कहीं टारगेट ऑब्जेक्ट देते हो, चाहे वो पैकेज का नाम दो, कुछ भी दो, एक क्लास तो जरूर पिक्चर में आएगा। मल्टीपल क्लासेस आएंगे तो मल्टीपल टारगेट ऑब्जेक्ट आ गए। तो होता क्या है, जब भी आप देखोगे, आप अपना क्लास बनाओ, क्लास का कोई चाइल्ड क्लास बना सकता है कि नहीं? क्लास का, मान लो ये क्लास है, मैं एक बनाता हूँ, एक क्लास बनाया और उसमें एक छोटा सा मेथड बनाया। ठीक है, ये मेथड बना लिया। क्या हम एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं इस क्लास का, अगर ये पब्लिक टाइप का है तो बना सकते हैं कि नहीं? एक्सटेंड करके, आप लोगों को पता होगा जावा में यूपी कैसे वर्क कर रहा है वो बता रहा हूँ। अंदर से, वो अंदर से स्प्रिंग आपकी जो टारगेट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, और इसी नाम का मेथड इसी को ओवरराइड करता है, ओवरराइड। ठीक, और यहाँ पे आपका क्लाइंट है, क्लाइंट जो है, आप रेफरेंस देते हो इसको कॉल करने की, यही देते हो, कॉल करो इसको डाउ के, लेकिन बीच में आ जाता है स्प्रिंग, स्प्रिंग आ जाता है तो पूरा अपना खुद का रैपर जाल फैला देता है, कंट्रोल ले लेता है, बोलता है अच्छा इसको कॉल करना है, कोई बात नहीं, अब एक काम करो, बोलता है जो तुम इस मेथड है एकदम सेम सिग्नेचर का ये मेथड, इसने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, याद है ना क्या बोलता था, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा उसी का मेथड कॉल होगा, parent can refer any child object। ठीक है, और तो इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बेसिकली प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना के देता है, हम बनाते हैं डाओ का, लेकिन वो प्रॉक्सी डाओ करके बनाता है, और वो प्रॉक्सी डाओ करके ये मेथड कॉल करता है, और इस मेथड में यहाँ पे जैसे बिफोर कॉल किए, वो सुपर डॉट लगा के अंदर सुपर लगाता है, सुपर कीवर्ड, सुपर कीवर्ड लगा के इसको कॉल करता है, और आपकी बिफोर आफ्टर सब कुछ का यहाँ से कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है स्प्रिंग एओपी? ये कोर जावा का ही कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट टेक ओवर स्प्रिंग ने लिया, फ्रेमवर्क है ना, कॉन्टेक्स्ट उसके थ्रू चल रहा है, इसलिए तो बोलता है स्प्रिंग कि मेरे थ्रू चलाओ। नॉर्मल चलाओगे कोर जावा के हिसाब से तो नहीं चल पाएगा उसका, तो उसकी लाइफ साइकिल, उसकी रिपोजिटरी, उसकी सब कुछ, तभी तो आप लिखते तो हम इसका है, लेकिन वो कॉल एक्चुअली प्रॉक्सी बना लेता है और इसका करता है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट, और वो बनाता है ये सीजी लिब लाइब्रेरी यूज करके, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, एओपी प्रॉक्सी, वो डायनेमिक प्रॉक्सी बनाता है सीजीलेब लाइब्रेरी यूज करके पूरा। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर मुझे
ये रोकना है कि स्प्रिंग मेरा इसका प्रॉक्सी बना ही ना पाए। क्या करना होगा? कोई चाइल्ड इनहेरिट मेरी क्लास को ना कर पाए। क्या करता है? कोर जावा का क्या कॉन्सेप्ट है? बताओ। कोई भी चाइल्ड मेरी, जब इसको कोई इनहेरिट ही नहीं कर पाएगा तो स्प्रिंग क्या इनहेरिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? फाइनल, एग्जैक्टली। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या बताया? डाउ के इसको ऐड मेथड, यही बताया था ना। अब जाते हैं क्लास को ही फाइनल बना देते हैं। ठीक, चला रहे स्प्रिंग के काम। आ गया? मस्त समझ में आया तुम लोग को? अंदर की चीजें रुक गया ना स्प्रिंग? कोर जावा इसलिए, अगर आप कोर जावा मास्टरी हो तो हर चीज खोद के निकाल लोगे। मैं ये नहीं बोलता स्प्रिंग ये सब चीज तो बहुत अच्छा है। भाई इतना कोर जावा लिखोगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है। फ्रेमवर्क का तो यही कमाल है, कितना सिंपल कर दिया। भाई पॉइंट का डिफाइन करो, आस्पेक्ट बनाओ, ये करो, कितना अच्छा कर दिया। यही तो फ्रेमवर्क का कमाल है। लेकिन ये फ्रेमवर्क अंदर काम कैसे करता है, ये आपका कमाल होना चाहिए। समझ में आया? और यही है प्रॉक्सी डिजाइन पर बेवकूफ बना के प्रॉक्सी, प्रॉक्सी वर्ड सुनते हो ना? प्रॉक्सी वर्ड, प्रॉक्सी अटेंडेंस, फॉल्स अटेंडेंस, सब वही है रियल टाइम से। तो प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न, जब डिजाइन पैटर्न पढ़ाऊंगा तो और बताऊंगा। अभी इतना काफी है। आप लोग को असाइनमेंट दिया हूँ, ये असाइनमेंट करना। लॉगिंग मेथड एग्जीक्यूशन, इसमें कुछ दिया हूँ कि क्रिएट आस्पेक्ट दैट लॉग स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और हिंट भी दिया हूँ कैसे स्टार्ट टाइम एंड टाइम, यहाँ वैल्यू थोड़ा लॉन्ग का छूट गया होगा, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और कैसे एडवाइस सब करोगे, वो हिंट भी दिया हूँ। आप लोग करना। और ये कहाँ पे करोगे ये भी बताया हूँ कि मेथड एग्जीक्यूशन करो एक सर्विस लेयर, जो भी आप लोग कोई ना कोई वेब का बनाए होगा ना कंपोनेंट, स्प्रिंग बेस्ड कोई एग्जांपल बनाए हो ना, तो वहाँ सर्विस मेथड होगी या डाओ होगी, तो वहां पे अप्लाई करना अपने से। और कोशिश करना कि हर मेथड का एग्जीक्यूशन टाइम आपको पता चले, और उसके हिसाब से अराउंड एडवाइस या पॉइंट कार्ड बिफोर वो सब डिफाइन करना। ये है। दूसरा है वैलिडेटिंग मेथड पैरामीटर। जैसे कंट्रोलर पे मेथड आती है, पैरामीटर आती है। जैसे फॉर्म सबमिट होता होगा या रिक्वेस्ट से मान लो डेटा आ रहा है, तो वैलिडेट करते हो ना। तो हम चाहते हैं वो वैलिडेशन एक, अब वैलिडेशन के लिए क्या करते होगे? एक्चुअल लॉजिक लिखने चले जाते हो। तो वो लॉजिक आस्पेक्ट में लिखो कि एक मान लो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, सर्विस मेथड से प्लेस हुआ ऑर्डर, ऑर्डर सर्विस क्लास है, और हर ऑर्डर पे हमें कुछ इस तरह का चीज चेक करना है, कंटेन एटलीस्ट वन आइटम, कि भाई प्लेस ऑर्डर होने जा रहा है जिस आइटम के लिए, एक आइटम कंटेन करता है कि नहीं, और हर आइटम हैव अ पॉजिटिव नल नॉट नल प्राइस, मतलब पॉजिटिव प्राइस होना चाहिए, प्राइस निगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर इसको क्राइटेरिया पास करता है आइटम्स का तो ठीक है, नहीं तो इनवैलिड ऑर्डर एक्सेप्शन मार देंगे। कि अगर मान लो कोई प्लेस करने, आप किसी आइटम पे मान लो आप जाते हो प्लेस करने, अमेजन पे ही आप जाते हो और उस समय दिख रहा आइटम, लेकिन जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको दिखता है ना कि ये आइटम स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है। तो वहां आपको यूजर को तो नहीं ना दिखेगा इनवैलिड ऑर्डर एक्सेप्शन, वो तो समझ में नहीं आएगा किसी को, टेक्निकल बंदे को समझ में आया। तो उसको फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग करके हम लोग यूजर फ्रेंडली देते हैं, आउट ऑफ स्टॉक बाद में, कि भैया आप कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक ऑर्डर करते समय होता है, तो कहीं तो चेक ऐसा कर रहा होगा कि जब फाइनल ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो ऑर्डर सर्विस जाती होगी, चेक करती है कि हाँ भाई आइटम प्रेजेंट है कि नहीं। और ये तो जबरदस्ती एक लगा दिया, प्राइस ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा, इस तरह को चेक लगा दिया। तो ये बेसिकली एक प्लेस ऑर्डर के आर्गुमेंट को ट्रैप करके फिर हम काम कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल दिया। तो ये आप लोग करना है सर। समझ में आया? या आप लोग को जो भी और लगे,
जो भी अभी वेब का बनाए हो, रेस्ट का बनाए हो, कहीं भी बनाए हो, प्लीज आप लोग इसको अप्लाई करके देखना, छोड़ना मत इतने पे, ठीक है। मैं सैटरडे संडे है, एजम्पशन करूं कि आप लोग कर लोगे, कहीं ना कहीं जो भी आप लोग बनाए होगे कुछ अपने से जरूर अप्लाई करो, ताकि थोड़ा अच्छा लगे कि हर गेटर से ही पहले कर लो, हर सेटर से पहले कर लो, कुछ करो, ठीक है। तो ये था पूरा ईओपी। आप लोग के पास कोड बेस ये सब तो दे दिया हूं सब कुछ। नेक्स्ट क्लास से मैं हाइबरनेट स्टार्ट कर रहा हूँ। रीजन क्या है, ओआरएम तब तक नहीं बता सकता जब तक आपको हाइबरनेट का आइडिया नहीं हो, और स्प्रिंग बैच भी नहीं बता सकता जब तक थोड़ा डेटाबेस ओआरएम का आइडिया नहीं। तो मेरी डिपेंडेंसी है हाइबरनेट पे। तो तैयार हो जाओ हाइबरनेट के लिए नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। मजेदार टॉपिक है वो भी, ठीक है। जेडीबीसी से मजेदार है। अभी आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हो एचएमएस, वो स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करके कर रहे हो ना। हेलो।